जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम बात करेंगे केंस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक को एनालाइज करने के लिए हमारे सब्सक्राइबर्स की भी डिमांड थी और ये स्टॉक पर्सनली मुझको भी काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप आत्मनिर्भर भारत की बात करें या मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट की बात करें तो केंस टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपको क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि कंपनी एक्चुअली किस सेगमेंट में काम करती है, क्या क्या इसके बिजनेसेस हैं, कौन सी इंडस्ट्री के लिए लोग काम करते हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूं कि आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले उस स्टॉक के फंडामेंटल्स, उस स्टॉक का बिजनेस मॉडल, उस स्टॉक की ग्रोथ किस तरीके की हो सकती है, फ्यूचर डिमांड कैसी हो सकती है, इस चीज़ को ज़रूर जानने की कोशिश करें। आप चाहे किसी भी सोर्स से उस चीज़ को जानने की कोशिश करें, चाहे हमको भी कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम उसके ऊपर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ज़रूर जानें, उसके बाद ही अपने उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करें। क्योंकि अगर आप ऐसे ही 10-5 लोग बोल देंगे, नाम बोलेंगे, सुन लोगे आप, उसके बाद इन्वेस्ट करोगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपने जिस स्टॉक के अंदर पैसा लगाया है। अगर आप मार्केट से भी कोई चीज़ खरीदते हो तो पहले उसको अच्छे से देखते हो, फ्री में पैसे तो देकर नहीं आते। तो यहाँ पर आप एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो कम से कम आपको ये डिटेल्स तो आपके पास होनी चाहिए कि पर्टिकुलरली वो कंपनी किस टाइप का बिजनेस करती है और फ्यूचर ग्रोथ भी क्या हो सकती है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो उन्हीं सारी चीज़ों को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे केंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं केंस टेक्नोलॉजी का कंप्लीट एनालिसिस। लेकिन यहाँ पर मेरी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाई जा रही है। तो सबसे पहले देखते हैं केंस के प्राइस मूवमेंट को। दोस्तों ये स्टॉक 2022 के समथिंग आया था मार्केट के अंदर, 500 के समथिंग इसकी लिस्टिंग थी, लेकिन 740 के आसपास इसने ओपनिंग की थी और उसके बाद 2022 से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 10 गुना तक गया है। 7544 के आसपास का इसका अपना हाई है। मीन्स 10x हुआ है ये उनके इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था। लेकिन अगर हम इसके 10x के रिटर्न लेने के बाद अगर इसके टॉप से देखें तो इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 30 से 40% की गिरावट दिखाई है अपने इन्वेस्टर्स को। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 38 to 40% की गिरावट इसने अपने इन्वेस्टर्स को अपने टॉप से बनाकर दी है। तो अभी हम यही चीज़ देखने की कोशिश करेंगे कि जो इन्वेस्टर्स इसमें टॉप पर एंट्री किए हैं उनके पास 25 से 30% का लॉस भी दिख रहा होगा। तो फ्यूचर में ये स्टॉक ग्रोथ कर सकता है नहीं कर सकता, इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। और अगर इसका करंट प्राइस देखेंगे तो 4300 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है और आज भी इसमें 3% की गिरावट हमको देखने को मिली है। तो दोस्तों ये है पीपीटी केंस टेक्नोलॉजी की साइट से हमको देखने को मिली है। ये इनकी साइट पर भी अवेलेबल है और स्क्रीनर.com पर भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इनके फाइनेंशियल रिजल्ट देख लेते हैं, उसके बाद फाइनली देखेंगे, क्योंकि वो सेगमेंट थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि उसमें मैं थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूंगा आपको कि केंस टेक्नोलॉजी का एक्चुअल बिजनेस क्या है। तो इनिशियली हम देख लेते हैं कि इनके फंडामेंटल्स क्या है। तो फंडामेंटल्स से थोड़ा क्लियर होगा कि Q3 में इनके रिजल्ट्स कैसे आए हैं। तो यहाँ पर ये 9 महीने का इन्होंने FY25 का रिजल्ट दिया है। ऑर्डर बुक यहाँ पर मिलियंस में है, यहाँ पर सारी चीज़ें आप इसको करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइडेड 10 कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर बुक 60,000 करोड़ की देखने को मिल रही है। रिवेन्यू भी अच्छा खासा है, 49% का ईयर ऑन ईयर के बेस पर ग्रोथ देखने को मिला है। 17,000 का रिवेन्यू देखने को मिला है। ईबिटा में भी 53% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2,500 के आसपास ईबिटा देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट अगर देखें तो बहुत ही शानदार 9 महीने का पैट अगर देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिला है। 1700 मिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिला। पैट मार्जिन यहाँ पर 10.2% का पैट मार्जिन है। दोस्तों इनके क्या है, मल्टीपल सेगमेंट में काम करते हैं। तो कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जैसे एरोस्पेस का सेगमेंट है इनका और उसके साथ साथ मेडिकल का है। तो ये कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जिसमें इनके हाई मार्जिन्स होते हैं। मार्जिन को इन्होंने अलग से बताया नहीं है, लेकिन ये सेगमेंट होते ही हैं क्योंकि वॉल्यूम अगर ज़्यादा मिलेगा आपको, जैसे इनका ऑटोमोटिव का था, पहले इनका ऑटोमोटिव में अच्छा खासा मार्जिन देखने को मिलता था, लेकिन ऑटोमोटिव का सेगमेंट इनका बड़ा हो गया। पूरे बिजनेस की बात करें तो ऑटोमोटिव का सेगमेंट अब बड़ा है। और अब छोटे सेगमेंट्स कौन से हैं, जो इनका एरोस्पेस का है और उसके साथ मेडिकल का है, तो इसमें इनको अच्छे खासे मार्जिन मिलते हैं। तो यहाँ पर पैट मार्जिन देखेंगे तो 10.2% का देखने को मिलता है ओवरऑल। और Q3 FY25 के देखेंगे तो 30% की ईयर ऑन ईयर के बेस पर ग्रोथ देखने को मिलती है। ईबिटा में भी 35% की ग्रोथ है। उसके साथ में फाइनेंशियल कॉस्ट देखेंगे तो 82% इंक्रीज़ हुई है फाइनेंशियल कॉस्ट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी अब इनकी बढ़ती जा रही है। पैट देखेंगे तो 47% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर।
तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका काफ़ी शानदार देखने को मिलता है। पैट मार्जिन वो 9 मंथ में जितना था यहाँ पर 10.2, यहाँ पर भी 10.1% का पैट मार्जिन देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो Q3 के नंबर्स इतने बुरे नहीं हैं, काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। ईएमएस सेगमेंट थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन होता है ईएमएस सेगमेंट में। तो ईएमएस सेगमेंट में अगर आपको नंबर में कंसिस्टेंसी मिल रही है, ऑर्डर्स आपको कंटिन्यू मिल रहे हैं, तो ओवरऑल आपका मार्जिन तो अच्छा रहता ही है, तो प्रॉफिट्स आपको होंगे ही। तो ये सेगमेंट ही थोड़ा इस तरीके का है। पहले इंडिया के अंदर ईएमएस सेगमेंट्स की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अगर आज की डेट में देखा जाए तो ईएमएस सेगमेंट को गवर्नमेंट खुद से पुश कर रही है कि किसी तरीके से, क्योंकि चाइना ने डेवलपमेंट किस तरीके से की, उन्होंने ईएमएस सेगमेंट के ऊपर बहुत अच्छे से ग्रोथ की। ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सप्लाई हुए, उससे उनमें प्रॉफिट मार्जिन तो अच्छे आते ही थे। तो इसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी धीरे धीरे करके काफ़ी ग्रोथ की है ईएमएस सेगमेंट में। तो इसी चीज़ को फोकस करते हुए इंडिया भी वैसे ही बात पे चलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भाई ग्रोथ तो सभी कंट्री को चाहिए, हमें भी चाहिए। तो मोदी जी का मेन फोकस रहता है कि ईएमएस सेगमेंट को किसी तरीके से ग्रोथ मिले, पुश मिले। इसीलिए वो सेमीकंडक्टर का हो गया, ईएमएस सेगमेंट हो गया, इन सब चीज़ों को इन कंपनी को बेनिफिट प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। जैसे इन्होंने केन्स को भी 50-60% का गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से सब्सिडी मिलने वाली है, वो भी हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। और आगे देखते हैं हम डाइवर्सिफाई रेवेन्यू मिक्स। तो जो मैं बता रहा था आपको कि किस साइड से इनका कितना रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, मतलब कि ऑटोमोटिव से, उसके बाद रेलवे से, किस साइड से कितना रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 55% का जो रिवेन्यू है वो इंडस्ट्रियल इंक्लूडिंग ईवी, मीन्स इन्होंने ईवी को भी इसी के अंदर लिया हुआ है, मीन्स इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स के अंदर इनको अच्छा खासा रिवेन्यू आ रहा है। दूसरा आ रहा है इनको ऑटोमोटिव की साइड से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 75% का रिवेन्यू ऑलमोस्ट ऊपर के टॉप सेगमेंट से आ रहा है, मीन्स ऑटोमोटिव से और इंडस्ट्रियल से और ईवी से। मीन्स बहुत बड़ा रिवेन्यू है 75%, और बाकी जो सेगमेंट है इनके, वहाँ से भी इनको रिवेन्यू 25-30% के बीच का आ रहा है, चाहे वो एरोस्पेस का हो, मेडिकल का हो, रेलवे का हो या IoT का हो। इन चारों सेगमेंट से ऑलमोस्ट 25 से 30% का रिवेन्यू आ रहा है। लेकिन इनमें एक चीज़ और फोकस करने वाली है कि यहाँ पर जो 75% का रिवेन्यू इन दोनों सेगमेंट से आ रहा है ना, इसमें प्रॉफिट मार्जिन इतने ज़्यादा नहीं होंगे जितने इन चारों सेगमेंट्स में होंगे। यहाँ पर इनको प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी अच्छे होंगे, क्योंकि लो वॉल्यूम बिजनेस है, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी चाहिए, फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी चाहिए। मीन्स एरोस्पेस में आप जो भी बिजनेस करेंगे वहाँ पर आपको मार्जिन्स तो अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी हाई फाई लेवल की होनी चाहिए। तो इसके लिए मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, वहाँ पर भी कोई रिस्क नहीं चलेगा, कोई भी प्रोजेक्ट फेल नहीं चलेगा, कोई भी डिवाइस इनकी फेल नहीं होनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पर मार्जिन भी बढ़ जाते हैं। और जैसे आप रेलवे की बात करें तो रेलवे में जैसे कवच सिस्टम है, तो उसमें भी मार्जिन बढ़ेंगे। अभी कवच सिस्टम पर ये प्रॉपर्ली तरीके से काम नहीं कर रहे, और कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन उस सेगमेंट में भी सेफ्टी का जहाँ पर बात आ जाती है तो वहाँ पर भी मार्जिन बढ़ जाते हैं। तो रेलवे में IoT, इसमें भी इनको मार्जिन अच्छे खासे होंगे। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं रिवेन्यू अक्रॉस सेगमेंट। एक तो हो गया कि इंडस्ट्री सेगमेंट, वो हो गया कि कौन कौन सी इंडस्ट्री से इनको कितना रिवेन्यू आ रहा है। एक होता है कि अक्रॉस सेगमेंट्स, मीन्स जो जिस चीज़ के ऊपर ये काम करते हैं, जैसे ये OEM पर काम करते हैं। और OEM क्या होता है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ODM पर काम करते हैं। ODM क्या होता है? ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये डिज़ाइन का भी काम करते हैं और उसके साथ साथ में मैन्युफैक्चरिंग करने का भी काम करते हैं। तो दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ आपके लिए कि डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग में किस तरीके से काम करते हैं। आपने देखा होगा PCB क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो मतलब मेनली तो PCB हो जाता है कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली। तो आपने बहुत सारी उसमें, चाहे वो टीवी हो या फिर कोई भी सेगमेंट हो, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो, उसके पीछे आपने एक ग्रीन कलर की प्लेट देखी हुई जिसके ऊपर बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, रजिस्टर लगे होते हैं, डायोड लगे होते हैं, बहुत सारे सर्किट उसके ऊपर लगे होते हैं, चाहे वो चिपके हुए हों या उसमें होल करके हों। तो उन चीज़ों को देखा होगा आप, ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, तो PCB तो बस केवल वो फ्रेम होता है, वो ग्रीन कलर का फ्रेम जिसमें लाइनें बनी होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये होता है केवल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। उसके ऊपर जब ये ट्रांजिस्टर लगते हैं और सर्किट लगते हैं बहुत सारे, तो उसके बाद पूरा बन जाता है PCBA। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली बन जाती है पूरी की पूरी। तो यहाँ पर जो इन्होंने बोला है कि इनका 43% का बिजनेस आता है OEM टर्न की बॉक्स बिल्ड। तो ये बॉक्स बिल्ड क्या होता है? बॉक्स बिल्ड हो गया, जैसे आपको कोई टीवी बनवाना है तो आप केंस के पास गए, उनको बोला कि हमको कंप्लीटली बॉक्स बिल्ड करके दो,
कि टीवी का कंप्लीट पूरा फ्रेम बना के दो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि पहले तो आपको पीसीबीए चाहिए होगा, पहले तो पीसीबी चाहिए होगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड चाहिए होगा। तो आपने वो डिज़ाइन करवा लिया, क्योंकि उसको डिज़ाइन करने के लिए भी पूरा सेगमेंट होता है कि भाई कौन सी वायर, मतलब कौन उस पीसीबी में कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जाके अटैच होगी, वहाँ पर कौन सा सर्किट आएगा, कौन सा नहीं आएगा। बहुत सारे अलग अलग सर्किट होते हैं, कोई ट्रांजिस्टर होता है या फिर रजिस्टर होता है, क्या डायोड होता है, भाई बहुत सारे। मुझको तो इतना डिटेल में भी नहीं पता है, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, शायद आप समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो वो सर्किट कहाँ पर कौन सा फिट होगा, कौन सा नहीं होगा, तो उन चीज़ों को पहले डिज़ाइन किया जाएगा। उसके बाद वो पीसीबी में कन्वर्ट होगा। उस पीसीबी को बनाने के बाद उसके ऊपर सारी चीज़ें वो असेंबल होंगी, चाहे वो डायोड या कुछ भी हो, कहाँ पे कैसे अटैच होगा। उसमें भी दो मेथड आ जाते हैं। एक तो आपने देखा होगा कि होल हुए रहते हैं उसके अंदर की साइड में, उस होल से वो अटैच रहता है, चिपका रहता है, और दूसरा होता है उसके ऊपर चिपका दिया जाता है। तो इन दोनों सेगमेंट में, चाहे वो सरफेस माउंट टाइप का हो, सरफेस पर चिपक जाता है, या दूसरा थ्रो होल टेक्निक हो, तो इन दोनों तरीके से उस पर अटैच होता है। तो उसके बाद जो उसकी बाहर की बॉडी है, चाहे वो स्क्रीन हो या कुछ भी हो, उसको कंप्लीटली बना के देने के बाद कंप्लीट हो जाता है, वो बॉक्स बिल्ड हो जाता है। अगर तुम्हें केवल पीसीबी देना है कि भाई हमको केवल डिज़ाइन करके, जैसे किसी कंपनी ने बोला, सीमेंस ने बोला कोई उसको पूरी की पूरी मशीन बनानी है, उसका पैनल बनाना है, तो सीमेंस है, सीमेंस इनके कस्टमर भी हैं, तो उन्होंने उनको बोला किंग्सको कि भाई हमको इस पैनल के लिए पूरा पीसीबी बना कर दे दो, पूरी डिज़ाइन बना के दे दो, डिज़ाइन के बाद असेंबल करके हमको कंप्लीट दे दो। तो वो आ गया इनका ओईएम में। तो उसका बिजनेस 10% का है। ओईएम जो कंप्लीटली बॉक्स बिल्ड करके देते हैं, वो 43% का है। ओडीएम ऑपरेशन डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड आईओटी सॉल्यूशन, उससे 47% का रिवेन्यू इनका आता है। तो इसको आपने थोड़ा क्लियर करने की कोशिश की होगी। आईओटी चलो ये भी मैं बता देता हूँ कि ये आईओटी वाला सेगमेंट क्या होता है। आईओटी होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मीन्स सपोज करो जैसे आपके पास ब्लूटूथ की चीज़ें हैं, आपकी हेडफोन हो गई, वो भी आईओटी डिवाइस है एक तरीके की, क्योंकि उसमें ब्लूटूथ से कनेक्ट हो रही है। तो उस चीज़ की डिवाइस के लिए भी अंदर, अब अगर आप अपनी आईफोन को तोड़ के देखेंगे तो उसके अंदर भी एक प्लेट ग्रीन कलर की आपको देखने को मिलेगी, जो कि होगी पीसीबीए कंप्लीटली इंस्टॉल होके, वो डायोड वगैरह लगकर तो वो पीसीबीए बन जाती है। तो वो चीज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो एक तरीके की। उसके बाद एलेक्सा हो गई। तो ये सारी की सारी चीज़ें आईओटी पर काम करती हैं। तो उस टाइप के सेगमेंट से वो ओडीएम में आ जाता है, इनका ओडीएम एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आ जाता है पूरा का पूरा। उससे इनका 47% का रिवेन्यू जनरेट होता है। देखो मैं भी इलेक्ट्रॉनिक का स्टूडेंट नहीं रहा, लेकिन मैंने आपको कोशिश की समझाने की, और शायद आप लोगों ने थोड़ा बहुत इस चीज़ को समझा भी होगा। और नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि जैसे ये अलग अलग सेगमेंट है इनके, चाहे वो ऑटोमोटिव का है, ईवी का है, एरोस्पेस का है, मेडिकल का है, तो इसमें किस सेगमेंट में ये लोग किस प्रोडक्ट पर काम करें, किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसको भी थोड़ा सा डिटेल में बताने की आगे मैं कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये है वो स्लाइड, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। यहाँ पे इन्होंने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जिस तरीके से डाइवर्सिफाई किए, इसको पर्टिकुलर तरीके से बताया। जैसे ऑटोमोटिव का है अलग, इंडस्ट्रियल ईवी और ईवी का अलग सेगमेंट है, रेलवेज़ का अलग है, मेडिकल का अलग है, एरोस्पेस का अलग है, और उसके साथ में आईओटी और आईटी जो है उसका सेगमेंट अलग है। उसमें किस तरीके से इनके प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई है, इन्होंने एक एक करके चीज़ों को थोड़ा बताने की कोशिश की है यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करें अगर ऑटोमोटिव की, तो यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो ये लोग यहाँ पर क्या बना रहे हैं, क्लस्टर पीसीबी बना रहे हैं। तो इस जगह पर भी ये देखो क्या होता है ना, जैसे आपने पहले बाइक देखी होंगी, गाड़ियाँ देखी होंगी, उसमें मीटर कैसे आते थे, नंबर आता था, एक सुई होती थी वो घूमती थी। और आजकल के मीटर आपने देखे होंगे, तो उसमें सारी चीज़ें बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से आपको दिखने को मिलती है कि भाई इसमें इतनी स्पीड चल रही है, इतना पेट्रोल है, ये इतने किलोमीटर चल सकती है, माइलेज भी कितना आ रहा है आपका, ये तक भी आज की डेट में हमको हमारे एक सिंगल मीटर पर देखने को मिल जाता है। तो इसका जो पूरा का पूरा बोर्ड होता है पीसीबीए बोर्ड, उसका ये बोर्ड बनाते हैं, चाहे वो गाड़ियों का ही हो, किसी भी चीज़ का हो, तो ये बनाते हैं ऑटोमोटिव के लिए। यहाँ पर एलईडी हेडलैम्प हो गए, टेल हो गए, ये सारी चीज़ें, क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो केवल बटन से ही पूरा का पूरा गाड़ी कंट्रोल हो जाता है। पहले चीज़ें अलग होती थी, उसके लिए अलग से स्विच करने होते थे। चाहे यहाँ पर आप देखें स्विचेस में भी पीसीबीए लग रहे हैं, एलईडी के लिए भी पीसीबीए लग रहे हैं, क्लस्टर पीसीबीए भी लग रहे हैं। तो जो ये पीसीबीए वाला सेगमेंट है पूरी की पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, उसमें केन्स टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। तो दोस्तों दूसरा सेगमेंट है इंडस्ट्रियल एंड ईवी का। तो इंडस्ट्रियल और ईवी में भी वही है, पीसीबीए वाली बात आ जाती है। तो पहले जो ये यहाँ पर आप देखें इंजन कंट्रोल पैनल है, तो पहले इंजन कंट्रोल पैनल का क्या हुआ करता था कि सारी चीज़ें अलग अलग जगह पर पता चलती थी। आज
की डेट में अकेला बंदा सारी चीज़ों को एक ही जगह पर खड़े होकर कंट्रोल कर लेता है। वो कैसे होता है? वो इसी तरीके से होता है, इलेक्ट्रॉनिकली हो गई हैं सारी की सारी चीज़ें, एक ही बोर्ड के अंदर सारी चीज़ों को लगाया गया है, लाया गया है, तो उस वहाँ से ही सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। तो इंजन कंट्रोल पैनल, क्योंकि इंजन के पीछे एक कहीं ना कहीं कंट्रोल पैनल लगा होता है, उस कंट्रोल पैनल के पीछे बहुत सारी डिवाइसेस लगी होती हैं, बहुत सारे बोर्ड लगे होते हैं, तो उससे चीज़ें कंट्रोल होती हैं। स्ट्रीट लाइट कंट्रोल से भी देखा होगा आपने, अगर कहीं स्ट्रीट लाइट होगी तो अगर आप तोड़ फोड़ के देखें तो उसके पीछे भी वो ग्रीन पत्ती आपको देखने को मिलेगी। उससे पता चल जाता है कि एफिशिएंसी कितनी है, फ्यूचर लाइट कितना हो सकता है, इसमें कितना मतलब कितनी लाइट दे रही है, कितने टाइम तक चल रही है, ये सारी चीज़ें BLE मॉड्यूल में भी सेम ये आप देखे होंगे, तो ये देखने को मिल सकता है। तो इंडस्ट्रियल सेगमेंट में भी इसी तरीके का काम कर रहे हैं। तीसरा आ जाता है रेलवे का, तो उसमें UM71 रिसीवर, ETCS क्यूबिकल, HTTC क्यूबिकल, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो रेलवे में, क्योंकि रेलवे का जो ड्राइवर होते हैं उनको तो केवल सामने एक पैनल दिखता है, उसके हिसाब से वो गाड़ी चलाते हैं, तो उस पैनल पर ही सारी चीज़ें, क्योंकि देखो अभी तो जो हमारे पास ट्रेन्स हैं, पुरानी ट्रेन्स तो कुछ अलग ही चलती थी, अभी काफ़ी ऑटोमेटिक आ गई हैं। आगे चल के कवच की बात होने वाली है, हो ही रही है, तो कवच वाला सेगमेंट आने वाला, तो कवच के सेगमेंट में कुछ बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये चीज़ें हमने इंडिजीनियस कवच इसको बोला हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये दूसरे देशों में ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम की तरह काम कर रहा है। ऑलरेडी ये चीज़ें इनबिल्ड हैं वर्ल्ड में, ऐसा कुछ नहीं है कि हम नया कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमें अपनी ट्रेन में कुछ चीज़ें चेंज करनी होंगी, अपने ट्रैक्स में कुछ चीज़ें चेंज करनी होगी, फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछ रहे होंगे। अभी आपने देखा होगा कई ट्रेनों के आसपास में, मतलब जो ट्रेन ट्रैक है उनके आसपास में केबल्स बिछते हुए दिख रहे होंगे, तो वो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होगा और इनका भी फ्यूचर में चल के इसमें बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि कवच के लिए भी जो ट्रेनों में चेंज होंगे, जो पैनल्स में चेंज होंगे, उन चीज़ों का फ़ायदा इसको केन्स टेक्नोलॉजी को लगने वाला। ऑलरेडी ये लोग रेलवे के लिए काम कर रहे हैं, सेगमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं है इनके लिए वो, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें नई एक्वायर की हैं। जैसे स्मार्ट मीटर वाला सेगमेंट है इनका, तो इन्होंने नया वो एक्वायर किया है, तो अब ये लोग स्मार्ट मीटर में भी आ गए हैं। उसको भी मैं थोड़ा आगे डिस्कस करूंगा आपसे कि कौन सी कंपनी को एक्वायर किया और उसमें कितना बेनिफिट इनको हो सकता है उस कंपनी से। और मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात करें तो मेडिकल में ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंडोस्कोपी कार्ट एंड ICP सेंसर मॉड्यूल, तो उसमें इसके लिए तो कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी करके दे रहे हैं ये प्रोडक्ट्स की। एरोस्पेस के लिए भी HS सोनार ये बना के दे रहे हैं। मिशन क्रिटिकल प्रोडक्ट मीन्स मिशन में तो भाई ये ज़रूरी है, क्रिटिकल प्रोडक्ट है, इनके बिना शायद मिशन चले या ना चले, लेकिन ये इस तरीके का बना के दे रहे हैं। ESAF, ATE एंड LRU केबल असेंबलीज। लास्ट सेगमेंट आता है इनका IoT एंड IT वाला, तो इसमें ये बारकोड स्कैनर बना कर देते हैं, RFID गेटवे बना के देते हैं, उसके साथ में PLC बना कर देते हैं, एसेट कंडीशन मॉनिटरिंग गेटवे बना कर देते हैं, ये भी सब वायरलेस हैं। सेंसर्स बना कर देते हैं, इंडस्ट्रियल HMI रीडर और इंडस्ट्रियल टैबलेट भी बना कर देते हैं। तो ये सेगमेंट भी इनका हाई अर्निंग वाला सेगमेंट है। लेकिन इन तीनों सेगमेंट्स में इनका अगर ध्यान देखें तो कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग करके ये फाइनल बॉक्स बना कर दे रहे हैं, तो इसमें इनको मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। और अगर कंपनी ओवरव्यू देखें तो इस कंपनी को ओवर 3 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन प्रोवाइडिंग कंसेप्चुअल डिजाइन, प्रोसेस इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइफ साइकिल सपोर्ट टू द OEM मीन्स ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। उसके साथ साथ में लीडिंग इंटीग्रेटेड एंड IoT इनेबल सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जो मैंने अभी आपको बताया। उसके साथ साथ में केटर्स टू मल्टीपल इंडस्ट्री वर्टिकली, चाहे वो कोई सी भी एरोस्पेस की हो या फिर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो, डिफेंस की हो, इंडस्ट्रियल, रेलवे, मेडिकल, IT और आगे चल के ये मीटर मतलब स्मार्ट मीटर पर भी काम करने वाले हैं। तो कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई है। और कंपनी के पास 16 एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं टू अंडरटेक हाई मिक्स एंड हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स विद द वेरिएबल और फ्लेक्सिबल वॉल्यूम। तो कंपनी के पास केवल एक की डिपेंडेंसी नहीं है कि एक ही, ऑल ओवर द इंडिया इनके पास 16 यूनिट्स है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, और उसके साथ साथ में ये कंपनी कंटिन्यू प्लांट्स भी एक्वायर करती जा रही है।
और अगर इनका आप ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैरेलली ए बैकग्राउंड इंटीग्रेटेड इवॉल्विंग एज एन इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक प्लेयर बाय मूविंग इनटू OSAT OSAT एज वेल एज HDI PCB। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनका ये हो जाता है, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि पहले कंपनी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियल सेगमेंट से अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन लेती थी। उसके बाद में इनका शिफ्ट हुआ अब वो डिफेंस पे मीन्स एरोस्पेस मेडिकल में IoT डिवाइसेस से इनका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, मीन्स पैट मार्जिन इनका वहाँ पर बढ़ रहा है। और फ्यूचर में चल के इनका OSAT OSAT और HDI PCB से इनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है, मीन्स हाई मार्जिन बिजनेस है ये। क्योंकि एनवीडिया को अगर आप देखें, इंटेल को देखें, तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंटेल तो कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग करके दे रही है, एनवीडिया हो गई, तो ये हाई मार्जिन लेती हैं, इसलिए कंपनी इतनी तेज़ी से इनकी ग्रोथ कर रही है। तो उसी के तरह यहाँ OSAT भी मतलब केन्स भी इस तरीके से काम करने वाली है फ्यूचर में। सानंद में इनकी यूनिट लगने वाली है, जिसका आपने सुना ही होगा कि ये सेमीकंडक्टर यूनिट स्टेबलाइज करने वाले हैं अपनी सानंद के अंदर, जिसमें गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से 50-60% का इनको सब्सिडी मिलने वाला है। उसके साथ साथ एक यूनिट और लगाने वाले हैं HDI PCB की, जो शायद ये चेन्नई में लगाने वाले हैं, कहाँ लगाने वाले हैं मैं श्योर नहीं हूँ, आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। OSAT क्या होता है, HDI PCB क्या होता है। तो अगर OSAT की बात करें मीन्स OSAT की, तो ये आउटसोर्सिंग असेंबली एंड टेस्टिंग होता है। इसमें क्या होता है, जैसे एनवीडिया ने कोई चिप, मतलब आपने एनवीडिया को बोला कि हमको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हमको आप चिप डिज़ाइन करके दीजिए, तो आपको एनवीडिया कम्प्लीटली डिज़ाइन करके दे देगी कि इसमें कौन सा सर्किट, कौन सी मतलब कौन से वो कंपोनेंट कहाँ पर फिट होंगे, पूरा का पूरा वो ग्रीन पैनल बना कर दे देगी। तो मतलब डिज़ाइन करके देगी, उसको बनाकर नहीं देगी, डिज़ाइन करके देगी। उसके बाद वो प्रोटोटाइप जाएगा केन्स के पास जाएगा, या जैसे वो अभी ताइवान सेमीकंडक्टर को सप्लाई करते हैं चीज़ें, तो वो लोग उसके बाद वो खुद से ही बनाते हैं, वो तो सेमीकंडक्टर्स तो खुद की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। तो उसके बाद वे लोग उसको कम्प्लीटली OSAT करके देंगे, मीन्स आउटसोर्सिंग असेंबली एंड टेस्टिंग करके देंगे, कम्प्लीटली PCB बना कर देंगे, PCBA बना कर देंगे उसको। तो वो बिजनेस को केन्स टेक्नोलॉजी फ्यूचर में अपने पास लाने वाली है। लेकिन इसमें एक क्लच है कि ये इसका जो रिवेन्यू आएगा वो Q2 FY26 से शायद केन्स के पास जुड़ना स्टार्ट होगा। अभी काम चल रहा है, लेकिन Q4 तक FY26 तक इसके पास उसका कंप्लीट रिवेन्यू आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अभी बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी केवल उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग रही है। कंपनी को फ़ायदा होगा, लेकिन वो 2026 के बाद लगना स्टार्ट होगा। तो 2000 आप अभी ये मत सोचे कि मैं अगर बता रहा हूँ या कहीं भी कंपनी बता रही है तो अभी से उसको फ़ायदा जाए, नहीं, उसका जो रिवेन्यू ऐड होना स्टार्ट होगा, आप उसको यही मान के चलो कि 2027 के फर्स्ट क्वार्टर से उसमें अच्छे से रिवेन्यू दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो बात होगी OSAT की। दूसरा आता है HDI PCB। तो HDI PCB क्या होता है, HDI PCB होता है हाई डेंसिटी इंटरकनेक्ट। मीन्स पहले क्या होता था कि आपने देखा होगा, पहले टीवी के जो पीछे वो हद्दी ट्यूब लगी हुई आती थी, उसके बाद वो ग्रीन प्लेट नीचे रखी हुई होती थी। अगर भाई किसी के घर पे होगा पुराना टीवी तो उसने देखा होगा खुलते हुए, भाई हमने देखा है। तो पीछे नीचे ग्रीन प्लेट लगी हुई आती, अब पूरी फ्लैट उसमें केवल जरा सी जगह में चीज़ें आ जाती हैं। और वॉच को अगर देखें तो अब स्मार्ट वॉच चल रही है, वो छोटे से उसमें ही सब कुछ बता देता है, वो इंटरनेट से कनेक्ट भी हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ईजी हो गई। तो पहले जो चीज़ें कंप्यूटर होते थे, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, अब छोटे से लैपटॉप के अंदर सारी चीज़ें आती हैं। वो कैसे आती हैं, वो PCBA जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया, जो उसके अंदर डिज़ाइनिंग है वो बहुत ही नैरो स्पेस में लानी स्टार्ट कर दी। तो वो हर कोई अच्छे से डिज़ाइन नहीं कर पाता भाई। तो उसके लिए क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे एनवीडिया हो गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हो गई, वो उस चीज़ को श्रिंक करती जा रही हैं, मीन्स हाई डेंसिटी इंटरकनेक्ट करती जा रही हैं उसको। जो बड़ी बड़ी चिप्स वो बनती थी, उसकी चिप्स बनती थी, अब वो छोटे छोटे नैनो उसमें बननी स्टार्ट हो गई। तो उस चीज़ को काम करने के लिए क्या होता है, अलग से प्लांट असेंबल करने होते हैं, अलग से यूनिट असेंबल करनी होती है। तो बहुत ही मतलब सेंसिटिव प्रोडक्ट होते हैं, सेंसिटिव प्रोसेस होता है। तो उसको कहते हैं HDI PCB। मीन्स बड़ी जो चिप बनती थी उनको छोटा सा श्रिंक करके छोटी सी चिप के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, और बहुत पास में भी चीज़ें लगे होते हैं, एनोड लगे होते हैं और कंडक्टर लगे होते हैं। तो उसको HDI प्रोसेस बोलते हैं, HDI PCB।
मीन्स प्रिंटेड सर्किट बोर्ड तो वो भी है, लेकिन वो HDI फ्रेम में है, मीन्स हाई डेंसिटी इंटरकनेक्टेड फ्रेम में। तो ये हो गया आपका HDI PCB, तो उसका भी प्लान लग रहा है, तो उसका बेनिफिट भी कंपनी को, केन्स टेक्नोलॉजी को फ्यूचर में ज़रूर मिलेगा। देखो फ्यूचर डिमांड तो यही है, हम लोग इम्पोर्ट ही कर रहे हैं ना सारी चीज़ें, तो इंडिया में अगर इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होगी HDI PCB, तो उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? वो केन्स को मिलेगा, केन्स जैसी और कंपनियों को मिलेगा जो इस सेम सेगमेंट पर काम कर रही हैं। तो ये था कंप्लीट ओवरव्यू, मुझको भी काफ़ी मतलब बड़ा सा लगा, वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन अब आपको क्लियर होगा कि केन्स टेक्नोलॉजी इन एक्चुअल काम क्या करती है। और दोस्तों फाइनली देख लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो दिसंबर 2024 के हिसाब से कंपनी के प्रमोटर के पास है 57.75% की होल्डिंग, जो कंटिन्यूसली दिख रही है हमको कांस्टेंट रहती हुई। DIs के पास 14.84% की होल्डिंग है, और सॉरी FIs के पास 14.84% की होल्डिंग है, DIs के पास 15% की होल्डिंग है, और पब्लिक के पास 12.37% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो होल्डिंग में ज़्यादा बड़ा चेंज हमको देखने को नहीं मिला है सितंबर 2024 से, तो होल्डिंग काफ़ी स्टेबल है। और कंपनी की डिटेल्स मैंने आपको दे दी है। तो आपको वीडियो कैसी लगी उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ऐसा ही एनालिसिस आप किसी और इंडस्ट्री का, किसी और कंपनी का चाहते हैं तो उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, इससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू।